निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत हम लेके आए हैं आज संक्रामक रोग। संक्रामक रोग से तात्पर्य है ऐसे रोग जो जिनको हम छूत के रोग कहते हैं। छूत से तात्पर्य है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ही वह रोग हो जाता है, जिसका आज सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कोरोना। कोरोना इंसान से इंसान को ही हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इंसान से जानवर में ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर सपोज करो कि यह जानवर में ट्रांसफर हो जाता तो क्या हालत होती। जो इसका वायरस है वह अगर जानवरों पे भी हम होता तो कैसी भयावह स्थिति होती। आज 144 धारा लग गई है सभी राजस्थान के सभी जिलों में। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई स्टेटों में 2-2 हज़ार रुपए की पेनल्टी लगा दी है। मास्क पहनो, ये पहनो, वो पहनो। कुत्तों को अगर होने लग जाता कहां तक मास्क लगाते? कुत्तों के मास्क लगाते नहीं बैठते। कई बार ऐसा जानवरों के हो जाते हैं ऐसे रोग संक्रामक। एक बार बिल्लियों पे हो गया, चूहों पे हो गया, तो उनसे जो बीमारियां होती हैं, चूहों पे हुआ एक बार, पिस्सू जो निकल आते हैं चूहों के ऊपर, उससे इतना भयानक रोग हुआ। सुअरों के ऊपर हो गया, सुअरों में संक्रमण फैल गया। तो संक्रामक रोग एक तरह से ऐसा रोग है, इसको हम समझते हैं बारीकी से। संक्रमण समझो पहले कि संक्रमण का अर्थ होता है रोगजनक, अर्थात जो रोग पैदा करते हैं सूक्ष्म जीवों का मानव या पशु शरीर के अंदर प्रवेश करना, उनका तेजी से विकास और उत्पत्ति। यह उत्पत्ति रोगों के रूप में ही होती है। जब सूक्ष्म जीव जो हैं, जो रोग जनित हैं, उनका डेवलप होना, उनकी उत्पत्ति है, वो रोग का रूप ही है। यही संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग अधिकतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। तो ओवरऑल इंसान से इंसान को फैलता है। वैसे इसके जो फैलने के कई सारे स्रोत हैं संक्रामक रोग होने के, यानी ऐसे रोग जो एक तरह से बहुत बड़े तादाद में पैदा हो जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो उनके स्रोत बताएं कि वो काय कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मानव से। इंसान के अंदर कोई ऐसा वायरस, कोई सूक्ष्म जीव जो रोग जनित हो, एक के होता है, वह संपर्क में आने पर दूसरे को फैल जाता है, परिवार में फैलता है, परिवार के लोग विद्यालय में जाता है तो बालकों के अदर के हो जाता है, ऐसे एक से दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है। पशुओं से भी हो जाता है। कैसे होता है? तो मानव से, सबसे पहले मानव से चलते हैं। तो मानव के संक्रामक रोग अधिकांशतः मानव से ही होता है, और पशुओं से यह रोग, जैसे कुत्ते से रेबीज, अगर कुत्ता काट लेता है तो रेबीज रोग कुत्ते से, भेड़िए से, बंदर से, बिल्ली से, ऊंट, घोड़ा, वाघ, चमगादड़ से फैलता है। क्षय रोग भी गाय, बकरी आदि के कच्चे दूध और मांस द्वारा फैलते हैं। चूहे आदि से प्लेग जैसी बीमारियां फैल जाती। तो कई जानवरों से भी ऐसे संक्रामक रोग फैल जाते हैं। इसके बाद है वायु से, हवा से, हवा के कण से। तो अनेक रोगों का फैलाव वायु द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक समय विशेष पे हवा चलती है, तब चिकन पॉक्स, चेचक जिसको कहते हैं, वो निकलती है। जब मौसम फरवरी का, जनवरी के बाद फरवरी का मौसम आने लगता है, नहीं, सर्दी के मौसम में, जब शीतलाष्टमी पूजी जाती है, शीतलाष्टमी को ऐसा माना जाता है कि तब से ठंड आ जाने लगती है, और उससे क्या खाना खराब नहीं होता है क्योंकि बासोडा रहता है। तो उस दरमियान ऐसा बताते हैं कि चेचक का और उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो छोटी चेचक, खसरा निकला था शरीर में, और कुकर खांसी से, कुकर मीन्स कुत्ते जैसी खांसी, यानी कई बार नॉन स्टॉप खांसी चलती रहे, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाना, कुकर खांसी का ही एक लक्षण है।
और डिप्थीरिया और तपेदिक जैसे रोग हो जाते हैं। कैसे? हवा से। फिर है भोजन तथा जल से। कुछ संक्रामक रोग मक्खियों से, जैसे भोजन पे बैठ गई वो, फिर गंदगी पे बैठ गई, फिर किसी के भोजन पे बैठ गई, इस तरह के माहौल से रोग फैलता है। भोजन पर इससे मोती जरा, तपेदिक, हैजा, मलेरिया मच्छर मक्खियों से ही होता है, फैलता है। और नंबर 5 है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े से तात्पर्य है कीड़े मकोड़े भी संक्रामक रोग फैलाते हैं, जैसे खटमल, जुआ, पिस्सू। ये क्या करते हैं? जिस आदमी के शरीर पे रहते हैं उसका खून चूसते हैं और पड़ोस में कोई दूसरा आ जाए। जुआ कैसे चढ़ती है बताओ? अरे जानते होंगे, जुआ पड़ जाती है ना सर में। अगर आप बहुत दिन तक नहाते नहीं है या खूब नहा रहे हैं, मान लो कहीं कोई रिलेटिव के यहाँ गए, कोई बारात में गए, जिन बिस्तरों पे आप सो रहे हैं, रात में पता नहीं कैसे वो इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती हैं और फिर ढूंढते हैं। जैसे अभी कोरोना के लिए ये बैक हिस्ट्री जानी जाती है, भाई आप पॉजिटिव हो तो आप ये बताओ किस किस के संपर्क में आए हो। ऐसे ही जुआ पड़ जाने पर ये पूछा जाता है, भैया कहाँ गए थे तुम, किसके पास रहे हो, किससे ये जुआ लगा के लाए हो। तो जुआ बनती नहीं है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती है। बहुत ही ज्यादा गंदे शरीर में सर में बाल गंदे हो तो ही भले बने, बाकी एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती है। ये जीव मनुष्य का रक्त चूसते हैं। जब ये जीव किसी रोगी का रक्तपान करके किसी अन्य मनुष्य के त्वचा के अंदर अपने डंक का प्रयोग करते हैं तो रोग व्यक्ति, तो ये पिस्सू है, जुआ है, खटमल है, ये खून चूसते हैं। अब किसी के खून को चूसा, अपना डंक अंदर डाल के खून निकाल लिए, अब वो दूसरे के में जाएंगे तो उसी, मान लो वह कोई रोग जनित व्यक्ति है और दूसरे के चूसेगा तो उसमें मिल जाएंगे, इन्फेक्शन तुरंत प्रभाव से हो जाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कई तरह के वायरस हैं जो आ जाते हैं। उन वायरसों के नाम है जीवाणु, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस डिजीज, और जननेंद्रियां वाले रोग भी हो जाते हैं। अत्यधिक गर्मी, सुजाक जैसे रोग। ये तो ऐसे भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कहीं रोगी ऐसा है जिसको जननेंद्रिय संबंधी बीमारी है, तो जहां पेशाब करता है वहां आप पेशाब मान लो कर रहे हैं तो वहां से भी रोग हो जाता है। बाकी ऐसा संभव कम है। अब है संक्रामक रोगों को दूर करने के उपाय। ये दूर कैसे किए जाए? भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि संक्रामक रोग फैलते किससे हैं, स्रोत कौन से हैं, कारण कौन से हैं। जब कारण पता चल जाएगा तो फिर हमें उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। फिर उसके बाद रोग भी पता चलाएगा कि भाई कौन सा मानव में कौन से रोग फैल रहे हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे मोस्टली, और उनके बारे में कि कैसे फैलेगा और कैसे उपाय होता है। तो सबसे पहले है अधिसूचना। अधिसूचना से तात्पर्य यह है कि अगर आपको पता चले, आपसे तात्पर्य है एक आपके परिवार के एक सदस्य, आपको पता चले कि आपके परिवार में किसी को ऐसा संक्रामक रोग हो गया है। अब संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, पहले चलो उन पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी संख्या में बहुत सारे हैं, नाम गिनाऊं मैं, जैसे चेचक, चिकन पॉक्स निकल आई, माता रानी, खसरा, प्लेग, मलेरिया, हैजा, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, कुकर खांसी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कुष्ठ रोग मीन्स स्किन, चमड़ी के रोग, मोती जरा, और है यकृत में रोग, संक्रमित यकृत, खाज खुजली, कृमि रोग, पेट में कीड़े पड़ जाना, और आंखें दुखना।
और कोरोना भी एक बीमारी है। और आंखें दुखना, कई बार आप जिसकी आंख आ रही है उसकी तरफ देखने लगोगे तो आपके भी आंख आ जाना मीन्स आंखें चिपक जाती हैं, आंखों में से पानी आने लगता है। कई बार ऐसा होता है गर्मियों में, तो बहुत से लोग तो एक कैप्सूल आता है उसको डाल लेते हैं आंखों में, सही हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है ये इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो संक्रामक हैं, वो एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं। अब उनके उपाय में पहले पर अधिसूचना है। तो अधिसूचना का अर्थ है संक्रामक रोगों की सूचना डॉक्टर या अन्य चिकित्सा कार्य कर रहे लोगों को इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देना है। जैसे कि डॉक्टर के पास आया, साधारण हॉस्पिटल में कोई रोगी आया और पता चला कि साहब ये संक्रामक है, ये इसको संक्रमण हो रहा है, कोई ऐसे जो छूत के रोग हैं वो इसको है, तो वह इसकी सूचना अपने से उच्च अधिकारी को प्रेषित करेगा, अधिसूचना पहुंचाएगा। और जिससे वे उसका शीघ्र उपाय कर सके। तो बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाता है तो फिर वो अपनी टीम को, क्योंकि भाई ये संक्रामक रोग आम आदमी पे तो सही होंगे नहीं, और उसको कैसे व्यवस्था, कहाँ ट्रीटमेंट, कौन सा रूम अलॉट हो, वो सारी व्यवस्था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही करेगा। फिर वो अपनी एक टीम के साथ उसका इलाज करता है। इन वैद्यों या डॉक्टरों को इसकी सूचना ग्राम पंचायत के मुखिया अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं को भी देनी होती है। वैसे विशेषकर अगर आपका घर में हॉस्पिटल नहीं ला रहे हैं, और जैसे कोरोना का कई बार कई लोग बताते नहीं है, घर में ही रहते हैं, तो पड़ोसी का या किसी समझदार घर के मेंबर का दायित्व बनता है कि वह इसकी सूचना हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को दे, जिससे वो टाइम पर उसका इलाज कर लें और क्वारंटीन होकर वो एक अपने रोग को दूसरे से ट्रांसफर नहीं होने दे। सबसे बड़ी बात है क्वारंटीन। आज ये बताते हैं कि जिनको कोरोना हो जाता है उनको सबसे बेहतर इलाज है कि पहले तो वो क्वारंटीन हो। क्वारंटीन नाम है काय का, दूरी बना लेना, अपने साथी या अपने परिवार के सदस्यों से दूरी बनाना, जिससे वह वायरस उन तक ही सीमित रहे, उसके नजदीक में नहीं आए। खाना पीना भी दूर से, एक डिस्टेंस है, 2 गज की दूरी बताई है, यानी 6 फीट दूर से कोई चीज को आप करेंगे तो यहां तक वायरस अटैक नहीं करेगा। इतनी दूरी से उनको कोई भी चीज रख दो आप। और बिल्कुल बहुत से तो होम क्वारंटीन हो रहे हैं, तो अपने घर में कोई ऐसा कमरा हो जहां उसको नहाना खाना वो जो भी अगर करना चाहे वो करे, लेकिन आम इंसान से 15 से 20 दिन 21 दिन का एक वो है लिमिट, उसमें वह दूरी बनाए रखें। कुछ दवाएं चलती हैं, जो पैरासीटामोल है, साथ में ही कोनेन की हैं मलेरिया वाली दवाएं, और भी कुछ दवाएं काफ़ी हैवी डोज है, वो उसको धीरे धीरे सही कर देता है। तभी तो हमारे यहाँ की रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। संक्रमण भी खूब फैल रहा है तो रिकवरी रेट भी खूब ज़्यादा है। अभी ऐसा बता रहे हैं कि तीसरे चरण में इसका इंडिया में प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई सारे वर्ण बदले हैं इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अब थर्ड फेज में ये अब ऐसा माना जा रहा है कि इसमें मौतें ज़्यादा हो रही है। एक तो मौसम ऐसा आ गया, भाई अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी है, दिन में शाम को ठंड है, रात में पंखा चलाएं नहीं चलाएं तो मच्छर खाएं, वो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे खांसी जुकाम नॉर्मल हो रही है। अब इसी टाइम पे अगर वायरस कहीं दूर भी है और तो वो है बहुत जल्दी अटैक करता है। नंबर 2 सर्वेक्षण। इसकी सूचना प्राप्त हो जाते होने के साथ में ही अगर किसी मुखिया ने, सरपंच ने, गांव के किसी ने भी अगर आपको सूचना दे दी है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति का पूर्ण अध्ययन, उसकी विवेचना, सर्वेक्षण, परीक्षण तथा संपर्क में आए व्यक्तियों को शीघ्र पंजीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, मैंने इससे पहले कई सारी, और ये तो कोरोना तो अब आया है, पिछले 8-9 महीने से लोग जानने लगे हैं, 10 महीने से, इससे पहले कोई नाम भी नहीं जानता था। तो लेकिन ये जो और संक्रामक रोग हैं इनको बहुत पहले से ही लोग जानते हैं, चाहे टीबी है, चाहे आपका खसरा है, खाज है, खुजली है, आंखें दुखना है, कुष्ठ रोग हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही संक्रमित हैं, इनको माना जाता है। लेकिन ऐसे ही कोरोना का जैसे बचाव है वैसे ही अन्य संक्रामक रोगों का बचाव है कि सर्वेक्षण करा जाए उस एरिया का
जिसमें लोगों को ये रोग हुआ है कि वो संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, उनकी वर्तमान में स्थिति कैसी है, कहीं वो भी तो बीमार नहीं पड़ गए हैं, और अगर उनका हिस्ट्री देखें कि कहीं कोई डायबिटिक तो नहीं है, कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है, अगर वो है तो उनका टाइम पर सारा चेकअप करेंगे और उनको एहतियातन से तात्पर्य है कि कुछ पहले ही ऐसे डोज दे दिए जाएंगे जिससे वो उस रोग को और अपने अंदर आने से रोक लें, यानी उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा दे। आज वैक्सीन के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही नया साल आएगा, जनवरी आएगी और वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। अभी बता रहे हैं कि वहाँ का जो गृह मंत्री है हरियाणा का, उसने तीसरे फेज की वैक्सीन अपने ऊपर, तीसरा फेज में होता है इंसानों को बड़े स्तर पर लगाई जाती है, कई सारे लोगों को, और उसका रिजल्ट जाना जाता है। तो अब तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है इंडिया का। तो ऐसा बता रहे हैं WHO के जो मेंबर हैं हमारे यहाँ के, हर्षवर्धन जो सेंट्रल के चिकित्सा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जनवरी में आपको प्रोवाइड, लेकिन सबसे पहले वो उनको अवेलेबल होगी डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर पूरे टाइम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो खुद जब रोग से दूर होंगे तभी रोगी का इलाज कर पाएंगे, नहीं खुद ही डर डर के। तो वो वैक्सीन पहले उनको अवेलेबल होगी, उसके बाद पुलिस विभाग को। और इसका कारण ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन उपलब्ध हो भी नहीं सकती, इसलिए 2-2, 3-3 चरणों में। तो आम इंसान के अप्रोच में तो वो 2021 के लास्ट तक ही आ पाएगी। ठीक है, आने दो। लेकिन इससे पहले जो बात है वो है बचाव ही उपचार है, यानी आप डिस्टेंस मेंटेन करें, चाहे उसके अंदर कोरोना है या नहीं। ये कोई चीज जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको चेहरे से बीमार लगना चाहिए, सामने वाले को ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए तब हम उससे दूरी होना, नहीं। आजकल तो इसके सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, और आदमी की धीरे धीरे देखते देखते 2-5 दिन में मौत हो रही है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो अगर बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले, नहीं घर में ही रहें, वैसे ही शौकिया घूमे नहीं ज़्यादा, और मास्क का प्रयोग करें और हाथों को धोते रहें, ये गंदगी वाली बातें। तो सर्वेक्षण किया जाए। नंबर 3, पृथक्करण यानी क्वारंटीन, अलग कर देना, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के संसर्ग से रोगी को अलग कर दिया जाए। इसका अर्थ हुआ रोगी को शीघ्र ही घर से अलग व्यवस्था या संक्रामक अस्पताल में हस्तांतरण कर दिया जाए। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें ऐसे लोगों को वहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए एक अलग ही यूनिट बनाई हुई है और उनको सबको वहीं रखा जाता है। फिर है संगरोध, ऐसे रोगियों को जो संपर्क में आए हैं, रोगग्रस्त आए हैं, उन रोगों के अधिकतम पवन काल का डॉक्टर की देखरेख में रखना होता है। यानी कहने का तात्पर्य संगरोध कि उन जो संपर्क में आए लोग हैं उनको डॉक्टर के इर्द गिर्द ही रहना होता है, उनकी निगरानी में ही रहना होता है कि कोई उनमें चेंजेस तो नहीं आ रहे। रोग पर नियंत्रण रखा जाता है, इस व्यवस्था में संगरोध कहते हैं। संगरोध हैजा, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसके बाद है समुचित उपचार व निदानात्मक कार्य। संक्रामक रोगों के लिए सुयोग्य डॉक्टर, वैद्यों की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की क्षमता का विकास, अस्पतालों को शीघ्र व्यवस्थाएं, दवाइयों की समुचित व्यवस्था, निजी प्रैक्टिस में लगे डॉक्टरों की सहायता लेना, उनका उपचार करना तथा समूल निवारण कार्य। तो देखिए, रोग का निदान करने के लिए जब ये संक्रमण होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनसे भी मदद लेनी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं जब एक साथ बहुत बड़े तादाद में रोगी निकलते हैं, तो उनसे हेल्प ली जाए और अस्पतालों में अधिक से अधिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वेंटिलेटर लगाए जाएं, जिनसे कोई ज़्यादा दिक्कत आए तो उनको उस पर ले जाए वेंटिलेटर पर। तो ये थे काय के स्रोत उपाय, संक्रामक रोग को रोकने के उपाय। अब हम आते हैं कि ये हैं क्या रोग, रोगों के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं हम। सबसे पहले है चेचक। यह एक घातक भयंकर छूत की बीमारी है। यह बीमारी संक्रमण के जरिए श्वसन मार्ग से आती है, सांस से, लंग्स से।
सन 1930 तक यह भारत सहित विश्व भर के अनेक देशों में समय समय पर महामारी का रूप ले लेती है। अब तो ऐसी वैक्सीन लगा दी गई है, तभी तो कहते हैं कि छोटे बच्चों पर यह कोविड जो है वो हमला नहीं कर सकता। बताओ क्यों? छोटे बच्चों पर, 10 साल तक के बच्चों पर कोविड का असर कम है। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि उनके निमोनिया के टीके लगे हुए हैं। छोटे बच्चों को टीके लगवाते हैं, 5 से 10 साल तक के बच्चों को टीके लगे, तो वो अभी वो वाली वैक्सीन उनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही जो चेचक है वह 1930 में बहुत महामारी ले गए, बहुत लोगों को यह संक्रमण फैला और इसका प्रकोप मुख्यतः गांव में दिखाई देता है, जो कभी कभी ही दिखाई देता है। अतः WHO ने घोषणा की कि भारत में इसका उन्मूलन पूर्णतः हो चुका है। इसके बाद इस पर ऐसी एनालिसिस की, इसकी वैक्सीन बनवाई कि कोई भी अगर इसका पेशेंट नज़र आता है तो हम उसको इनाम और देंगे, हमें बताना, क्योंकि हमने इसकी वैक्सीन बना ली है और सबके टीके लगा दिए हैं। शीतला रोग को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभक्त किया है, एक वेरियोला मेजर और एक वेरियोला माइनर। प्रथम श्रेणी का उग्र धारण कर लेती है, जिसकी मृत्यु दर 30% और माइनर की मृत्यु दर 1% होती है। इसकी अवधि 7 से 19-20 दिन होती है। इसके लक्षण सुन लो साहब, काय के? चेचक के। मुख लाल हो जाता है, मुंह लाल। रोग प्रकट होने के तीसरे दिन कलाई तथा माथे पर लाल लाल चकत्ते या दाने दिखाई देने लग जाते हैं। दोनों में द्रव पदार्थ भरने लगता है, फपोले हो जाएंगे तो उनमें पानी भरने लग जाएगा। छाले नुमा चमकार तथा आर पार दिखाई पड़ने वाले उभार दिखाई देते हैं। इसमें लिम्फ तथा असंख्य वायरस भर जाते हैं। इसका केंद्रक भाग कुछ धसा रहता है, जो नाभिक भवन कहलाता है। देखे होंगे आपने, चेचक निकलने पर फपोले हो जाते हैं, पानी भरा रहता है उनके अंदर, तो उनमें असंख्य वायरस रहता है। रोकथाम या प्रशिक्षण का कार्य है वैक्सीन द्वारा किया जाता है। इस टीकाकरण का प्रभाव 5 वर्ष तक रहता है। चेचक के टीके का 3 माह की आयु में किया जाता है। 5वें वर्ष में पुनः टीकाकरण, हर तीसरे वर्ष में रीवैक्सीनेशन कराया जाता है। इसके अलावा पृथक्कीकरण, पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़ों में विसंक्रीकरण, मल मूत्र थूक आदि को जलवा देना आदि विश्राम की सलाह डॉक्टर को देनी चाहिए। रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए और रोग के चकत्तों को खुजलाहट नहीं करनी चाहिए। रोगी को इसे खुजालने से बचाना चाहिए। यानी जब खुजली हो जाए तो ज़्यादा रोगी को खुजाने नहीं दे, नहीं तो घाव कर लेगा वो, क्योंकि खुजली खूब चलती है उसमें। इस प्रकार ऐसे बालक रोगी को विद्यालय में भी नहीं भेजा जाए। यदि ऐसा कोई रोगी है तो उसे तत्काल अस्पताल भेजा। ये तो ही चेचक। अब है खसरा। यह बच्चों में फैलने वाली संचारी बीमारी है। शरीर के अंदर इसका प्रचार लक्षण पूर्व हो जाता है। यह रोग 6 माह से 10 वर्ष के बच्चों में होता है। इसका प्रकोप सर्दियों में अधिक होता है। संभावित जहां हवा की कमी हो तथा भीड़भाड़ वाले जन स्थान में रोग प्रसार आसानी से हो जाता है। यह रोग बचपन में ही होता है। बड़ी उम्र के लोगों में यह नहीं के बराबर होता है। यह रोग विश्वव्यापी है। खसरा के विशेष वायरस होते हैं। इसका प्रसार रोगी के सीधे संपर्क द्वारा रोगी के श्वसन पथ पर निकले दूषित संक्रमित पदार्थों से होता है। यह 10 से 14 दिन तक रहता है। यह मिसल निकलने के 4 दिन पूर्व तथा 5 दिन तक रहता है। लक्षण: इसके संक्रमण के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार 103 तक हो जाता है। आंखें लाल रहती हैं, आंखों में अश्रु प्रवाह, रोशनी से विरक्ति, कपोलों के भीतरी भाग में नीली सफेद चित्ती उभार लालिमा रहती है। इस चित्ती को कॉम्प्लेक्स स्पॉट कहते हैं। चौथे दिन लाल रंग की पित्तिका ललाट पर निकल आती है। इसके बाद सीना, पेट, कमर, हाथ पांव सब जगह ही खसरा निकल आता है। ऐसे एक खुजली जैसी ही प्रोसेस होने लगती है। इसके बावजूद ज्वर नहीं उतरता है
और छठे दिन पित्तिकाओं का क्षरण होने लग जाता है। 9वें दिन तक प्राय सभी खत्म हो जाती है। निमोनिया, बाक्रोनिमिया आदि के शामिल होने पर मृत्यु भी हो जाती है। अब है प्रतिरोधात्मक उपाय। सबसे पहले जो खसरा है